हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 14th ऑफ अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम 14th ऑफ अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। और देखिए, जो भी स्टूडेंट एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस मूवमेंट की टेस्ट सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करना। जैसे कि एग्ज़ाम बैक टू बैक आने ही वाले हैं। टेक्स्ट बुक जिनकी टेस्ट सीरीज़ 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट ने अभी तक अटेम्प्ट कर लिया है, इनके पास में आप लोगों को एसएससी सीजीएल के लिए 282 मॉक टेस्ट, एसएससी सीपीओ के लिए 125 मॉक टेस्ट, इसके अलावा एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए 61 मॉक टेस्ट और इसके अलावा आईबीएसयू जो कि आईबी का एग्ज़ाम है, इसके लिए आप लोगों को 76 मॉक मिल सकेंगे। और इसके अलावा आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी कुछ 330 मॉक आप लोगों को मिल सकेंगे। और अभी टेक्स्ट बुक का एनिवर्सरी ऑफ़र भी चल रहा है, जहां 299 में आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास मिलेगा, जिसमें 200 प्लस एग्ज़ाम्स के लिए 12,000 से अधिक मॉक मिल सकेंगे। तो बस आपको स्टडी 10 कूपन लगाना है और इससे आप लोगों को एक्स्ट्रा 30 रुपये डिस्काउंट मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने आर्टेमिस मिशन के तहत पहली बार एक अश्वेत पुरुष को भेजने की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी हाल ही में की गई है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। अब ये है क्या आर्टेमिस मिशन? तो ये नासा का चंद्र मिशन यानी कि मून मिशन है, जिसे कि 2024 में भेजा जाएगा। इससे रिलेटेड एक फैक्ट आप लोगों ने पहले भी याद रखा था कि इस आर्टेमिस मिशन के तहत नासा के द्वारा पहली बार किसी महिला को चांद पर भेजा जाएगा। लेकिन अब एक और न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि इसी आर्टेमिस मिशन के तहत पहली बार किसी अश्वेत पुरुष को भी चांद पर भेजा जाना है। अच्छा, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है कि पहली बार किसी अश्वेत पुरुष को भेजा जाएगा, अश्वेत, इससे आप क्या समझते हैं? तो देखिए, श्वेत किसे कहते हैं? सिंपल है, अंग्रेज इन्हें श्वेत कहा जाता है। अश्वेत कहने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अंग्रेज ना हो, मतलब कि वह इंडियन भी हो सकता है, इंडियन स्किन का हो सकता है, रेड इंडियन हो सकता है, या अफ्रीकी भी हो सकता है, मतलब जिनकी जो स्किन है ये ब्लैक हो, ये भी हो सकते हैं। तो यही है अश्वेत पुरुष, जो कि पहली बार इस आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा पर जाने वाला है। अब इसे तो भेजा जाना है 2024 में। तो इससे रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। इसी आर्टेमिस मिशन के लिए हाल ही में नासा के द्वारा विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SLS यानी कि स्पेस लॉन्च सिस्टम, ये भी लॉन्च किया गया है। अब हम अमेरिका से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ की कैपिटल करेंसी, प्रेसिडेंट, ये तो आप लोगों को रट ही चुका होगा। आज हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, दोनों के ही बीच में एक नहर है जिसका नाम है पनामा नहर। हालांकि अगले क्वेश्चन में हम साउथ अमेरिका के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो नॉर्थ अमेरिका का जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा शहर है, ये कौन सा है? ये है मैक्सिको सिटी। और यूएसए और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली जो रिवर है, इसका नाम क्या है? रियो ग्रैंडे रिवर। नॉर्थ अमेरिका, इसे नई दुनिया भी कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे समृद्ध महाद्वीप ये कौन सा है, तो ये नॉर्थ अमेरिका ही है। और जो न्यूयॉर्क है, इसे द एम्पायर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। और भी कुछ फैक्ट है जो कि आप करंट से रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में जो अमेरिका है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। इसके अलावा हाल ही में इन दोनों ही देशों के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है वज्र प्रहार। इसका आयोजन किया गया हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में अमेरिका के द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि ह्यूमन राइट काउंसिल में शामिल होने की, मतलब कि दोबारा से शामिल होने की घोषणा की गई है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? हाल ही में जो अमेरिकी नौसेना है, इसके द्वारा फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इस ऑपरेशन का जो आयोजन है ये किया गया इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर में। और ये भारत की अनुमति के बिना आयोजित किया गया, जिसके कारण भारत ने आपत्ति भी जताई है। दुनिया का पहला देश जो 7 अजूबों में शामिल जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा से भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है, तो ये बनाया जाएगा ब्राज़ील के द्वारा। देखिए, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल जीसस क्राइस्ट की जो प्रतिमा है, क्राइस्ट द रेडीमर, जो कि स्थित है रियो डी जेनेरो में, इसकी कुल ऊंचाई है 30 मीटर। तो इससे भी ऊंची, मतलब कि कुल 43 मीटर ऊंची प्रतिमा है जो कि बनाया जाएगा ब्राज़ील के द्वारा। और इसके निर्माण के बाद ये जीसस क्राइस्ट की दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा बन जाएगी। इसी का निर्माण ब्राज़ील में किया जाना है। ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका में स्थित है,
अभी हमने नॉर्थ अमेरिका के बारे में डिस्कस किया था, अब हम साउथ अमेरिका के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो ब्राज़ील है ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और आप देख पा रहे हैं यहीं से गुजर रही है इक्वेटर। तो साउथ अमेरिका के केवल 3 ही देश हैं जिससे कि ये इक्वेटर गुजरती है। कौन कौन से हैं? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये एंटर कर रही है कोलंबिया में, फिर ये है वेनेजुएला, वेनेजुएला से ये थोड़ी सी सीमा लग रही है, इसके बाद ब्राज़ील। तो कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, इन 3 देशों से गुजरती है इक्वेटर। और देखिए साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा कंट्री तो नहीं है, तो इसे आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो आज हम केवल कुछ कुछ कंट्री के नाम याद रख लेते हैं जो कि अभी चर्चे में भी रही हैं। कौन कौन सी कंट्री चर्चे में रही है? तो पहली तो है वेनेजुएला। वेनेजुएला जो कि अभी हाल ही में आर्थिक तंगी से गुजर रही है, जिसके कारण अभी हाल ही में इसने 10 लाख की करेंसी जारी की और इतनी बड़ी करेंसी जारी करने वाला ये विश्व का पहला देश भी बना है। यदि हम बात करें गुयाना की, तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि साउथ अमेरिका का ये ऐसा पहला देश है जहाँ से भारत पहली बार तेल का आयात करने जा रहा है। फिर है सूरीनाम। तो हाल ही में भारतीय मूल के पहले राष्ट्रपति, मतलब कि सूरीनाम के जो राष्ट्रपति बने हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये भारतीय मूल के ही हैं। यदि हम बात करें फ्रेंच गुयाना की, अभी हमने डिस्कस किया गुयाना के बारे में, ये है फ्रेंच गुयाना और इसी फ्रेंच गुयाना से इसरो के द्वारा GSAT-31 ये भी लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है दुनिया के किस पहले संस्कृत मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है, लिटिल गुरु मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये जो एप्लीकेशन है ये संस्कृत सीखने वाले लोगों की हेल्प करेगा, जिसे कि बेंगलोर की कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये जो लिटिल गुरु संस्कृत मोबाइल एप्लीकेशन है इसे किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बांग्लादेश के द्वारा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है देश का पहला राज्य कौन बना है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार किया है? तो ये बन गया है बिहार। जो बिहार है, बिहार में क्या होगा कि कक्षा 1 से 12वीं तक की सारी किताबें, मतलब कि बिहार बोर्ड के कक्षा 1 से 12वीं तक की सारी किताबें डिजिटल फॉर्मेट में यहाँ मिल सकेंगी। साथ ही हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो इसमें अवेलेबल रहेगा और यही जो ई-लाइब्रेरी है जो कि तैयार किया गया है बिहार के द्वारा। तो अब यदि हम बात करें बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और हाल ही में यहाँ की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है रेणु देवी। राज्यपाल है फागू सिंह चौहान। बिहार का शोक ये कहा जाता है कोसी नदी को। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इसे डिजिटल इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी बिहार ही बना है। 2019 में बिहार के कुछ प्रोडक्ट हैं जिन्हें GI टैग मिला था। कौन कौन से हैं? जर्दालू आम, मगही पान, कटरानी राइस और शाही लीची। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है देश के पहले राज्य की। तो जो केरल है ये डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य है। साथ ही सब्जियों के लिए MSP का निर्धारण करने वाला पहला राज्य ये भी केरल ही है। हिमाचल प्रदेश न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, जबकि जो तमिलनाडु है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विश्व में सबसे तेज़ी से टीकाकरण करने वाला देश कौन बना है? तो ये बन गया है अपना देश भारत। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान ये भारत में 16 जनवरी से शुरू किया गया था। उस हिसाब से यदि देखा जाए तो 85 दिनों में लगभग 10 करोड़ से अधिक टीकाकरण यहाँ किए जा चुके हैं। और आप सभी जानते हैं कि भारत में कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है ये दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जो अपना देश भारत है ये कोरोना से संक्रमित, मतलब कि दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा संक्रमित देश बन गया है। और साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि हाल ही में जो रशिया की वैक्सीन है जिसका नाम है स्पुतनिक 5, इसे भारत में मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है 74 बाफ्टा अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है नोमैडलैंड फिल्म को। तो सबसे पहले यदि हम बात करें बाफ्टा की, बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड, इसकी जो स्थापना है ये 1947 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है लंदन UK में। तो देखिए बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये तो जीता है नोमैडलैंड ने। साथ ही सबसे ज़्यादा पुरस्कार ये इसी मूवी ने अपने नाम किए हैं। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है एंथनी हॉपकिंस ने, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है फ्रांसिस मैकडोनर ने और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है क्लोए झाओ ने, जो कि नोमैडलैंड के ही डायरेक्टर हैं। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए इस साल का जो बाफ्टा अवार्ड है ये तो नोमैडलैंड ने जीता है। लास्ट ईयर का जो बाफ्टा अवार्ड रहा इसमें बेस्ट
फिल्म का अवार्ड 1970 मूवी ने जीता था। यदि हम बात करें ऑस्कर अवार्ड 2020 की, तो ये जीता है पैरासाइट मूवी ने, जबकि 2019 का ऑस्कर मतलब कि बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में ये जीता था ग्रीन बुक मूवी ने। तो ये सभी आप याद रखेंगे। आईपीएल के इतिहास में पहली ही कप्तानी पारी में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। तो हाल ही में इन्होंने कप्तानी पारी में शतक लगाई है और पहले ही कप्तानी पारी में शतक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आईपीएल जो कि 9 अप्रैल से शुरू हो चुका है, आईपीएल की शुरुआत यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, इसकी शुरुआत 2008 से की गई थी और इस साल जो आईपीएल खेला जा रहा है ये इसका 14th एडिशन है। आईपीएल से 150 करोड़ कमाने वाले पहले खिलाड़ी ये है महेंद्र सिंह धोनी और आईपीएल से 100 करोड़ कमाने वाले पहले विदेशी ये है एबी डिविलियर्स जो कि बिलोंग करते हैं साउथ अफ्रीका से। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ये एकमात्र खिलाड़ी है जिन्होंने आईपीएल से 150 करोड़ कमाए हैं। 100 करोड़ कमाने वाले 4 भारतीय भी हैं इसमें। कौन कौन है? तो ये हैं विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, मतलब कि 100 करोड़ में ये तो ऑलरेडी शामिल ही हैं, सुरेश रैना और रोहित शर्मा। और यदि आपसे पूछा जाए कि इस साल के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं, तो ये हैं क्रिस मॉरिस, जिन्हें 16.25 करोड़ में खरीदा गया है। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? साउथ अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं पूनम गुप्ता। NCAER जो कि एक आर्थिक शोध संस्थान है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। इसी की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि महानिदेशक पूनम गुप्ता बनी है जो कि शेखर शाह का स्थान ले रही हैं। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो सोमा मंडल ये भी हाल ही में सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गीता मित्तल ये भी हाल ही में BCCC की अध्यक्ष बनी हैं। BCCC यानी कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल, मतलब कि टेलीविज़न पर जो कंटेंट प्रसारित होता है इस पर निगरानी रखने का काम ये संस्था करती है। चंद्रिमा शाह ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी जो कि दिल्ली में स्थित है, इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं। किस देश के युवाओं को भारत द्वारा स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा बांग्लादेश के युवाओं को। आप सभी जानते हैं कि इस साल मतलब कि 2021 में बांग्लादेश अपनी आज़ादी की गोल्डन जुबली मना रहा है, क्योंकि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के दौरान एक नए राष्ट्र का उदय हुआ था जिसका नाम है बांग्लादेश। तो इस साल ये अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। तो इस मौके पर भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 5 MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें से एक है स्वर्ण जयंती स्कॉलरशिप योजना। मतलब कि ये जो स्कॉलरशिप है ये किन्हें दी जानी है? ये बांग्लादेश के स्टूडेंट जो कि भारत में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, इन्हें अध्ययन के लिए भारत सरकार के द्वारा ये स्कॉलरशिप दी जानी है। इसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण समझौते रहे, जैसे कि बांग्लादेश का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि पावना में बनाया जाएगा, ये भारत के सहायता से इसका निर्माण किया जाना है। साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन इसकी शुरुआत की गई है। इसका नाम क्या है? तो ये है मिताली एक्सप्रेस। और अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा त्रिपुरा में एक मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है, ये बनाया गया है फैनी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ पावर एलीट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रेवोल्यूशन किताब ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी हाल ही में लिखी गई है संजय बारू के द्वारा। देखिए, संजय बारू के द्वारा ही लिखी एक किताब है जो कि एग्ज़ाम का पार्ट बन भी चुकी है। किताब का नाम क्या है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और इस पर एक मूवी भी बनी थी, आप लोगों ने यदि देखा होगा तो इसमें जो अनुपम खेर थे, अभिनेता अनुपम खेर, इन्होंने मनमोहन सिंह जी की भूमिका निभाई थी। तो ये जो किताब रही थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी पर आधारित थी। जबकि जो पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर किताब है जो कि शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है, ये किस पर बेस है? तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पर बेस है। तो दोनों किताब में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा और दोनों ही किताबों के राइटर में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी, इन्होंने अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर
जो किताब लिखी है इसका नाम है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग। चेतन भगत के द्वारा हाल ही में लिखी गई किताब का नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इनके नाम की घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी। हाल ही में भारत के 24वें और नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि बन गए हैं सुशील चंद्र, इन्होंने स्थान लिया है सुनील अरोड़ा का। यदि हम बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 25 जनवरी 1950 में, और इसलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे। और 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाने की जो शुरुआत है ये कब से की गई थी? 2011 से। और इस साल का मतलब कि 2021 का ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस रहा है, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी सभी मतदाता बने सशक्त, सुरक्षित और जागरूक। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो आयु है ये 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये था 61वां संविधान संशोधन 1988 जो कि 1989 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है यूसुफ अली को। यूसुफ अली ये कौन है? तो ये भारतीय मूल के कारोबारी हैं। इनका जन्म केरल में हुआ था। इन्हें अभी हाल ही में अबू धाबी के व्यापार और उद्योग में इनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यहाँ के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब यदि हम बात करें यूएई की, इसकी कैपिटल है अबू धाबी, और अभी हाल ही में अबू धाबी के पास ही यूएई का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये भी स्थापित किया गया है, और ऐसा करने वाला ये पहला अरब देश भी बन गया है। यहाँ के क्राउन प्रिंस कौन है? तो ये हैं खलीफा बिन जयाद अल निहान। और 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूएई के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ जायद से भी सम्मानित किया जा चुका है। दुबई के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही था, दुनिया का सबसे ऊंचा झूला ये दुबई में ही स्थापित किया गया है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो कुछ समय पहले ही जो उद्योगपति हैं रतन टाटा जी, इन्हें इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा यानी कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किरण मजूमदार शॉ, इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाजा गया जो कि ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पाने वाली ये चौथी भारतीय बन गई हैं। हाल ही में भारत में एयर बबल समझौते में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है श्रीलंका को। और ऐसा तो नहीं है कि इस समझौते में शामिल होने वाला ये पहला देश बना है, इसके पहले ऑलरेडी 28 देश इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। आप सभी जानते हैं कि कोरोना के कारण अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें तो बंद हैं, लेकिन विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए इन दोनों ही देशों के बीच द्विपक्षीय मतलब कि दोनों ही देशों की तरफ से विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानें ये चालू रहेंगी। यही है एयर बबल समझौता, जिस पर अभी हाल ही में श्रीलंका ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसे शामिल किया गया है। श्रीलंका की यदि हम बात करें तो इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, और अभी हाल ही में कोलंबो में मतलब कि जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल है इसके निर्माण का जो टेंडर है ये दिया गया है भारत को। यहाँ के प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे। भारत और श्रीलंका इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पाक स्ट्रेट, और हाल ही में पाक स्ट्रेट को तैर कर पार करने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो ये बनी है श्यामला गोली। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर सिंगापुर था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, नोरा अलमतरोशी को किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।